शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं 12th क्लास का केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम लोगों ने एक लेसन कंप्लीट पढ़ लिया जिसका नाम है दी सॉलिड स्टेट। स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा दी सॉलिड स्टेट। एक लेसन पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या सीखा, हमारे बच्चे क्या सीखे, उसके बारे में बात करेंगे। दी सॉलिड स्टेट होता क्या है और इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के एक विद्यार्थी जिनका नाम है श्रित कुमार, ठीक है। और यहाँ बैठे कई विद्यार्थी हैं जो पूरा एक लेसन पढ़ने के बाद उनको कितना जानकारी है और इस एक लेसन में उन्होंने क्या पढ़ा, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम दी सॉलिड स्टेट के बारे में रिव्यू देते हैं 1 से 1.5 मिनट के अंदर। उसके बाद पूरा सॉलिड स्टेट को एक विद्यार्थी जो यहीं पढ़ा है, अभी 12th क्लास में है, स्टार्ट किया है और वो पूरा डिटेल्स आपको बताएगा। तो विद्यार्थी है, थोड़ा गलती से हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन मे भी हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि आप यदि एक लेसन का पढ़ाई कर चुके हैं केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, तो क्या आपको इतनी सारी जानकारी है और मात्र 15 से 16 दिनों में। तो 16 दिनों में इन्होंने क्या सीखा, इस पर बात करेंगे। दी सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ते हैं दी सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का टाइप, सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स और सॉलिड को कितने भाग में बांटा गया है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके सुनेंगे श्रित से। तो हम स्वागत करते हैं श्रित का, आप लोग ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। अपने सहपाठी का और ये बताएंगे आपको दी सॉलिड स्टेट के बारे में। आराम से धीरे धीरे देखिए कितना सारा जानकारी इनको है, सॉलिड स्टेट में कितना पढ़ा। चलिए श्रित, चलिए आप बोलिए। Good morning to all of you. Myself Srit and I read in class 12th at Subhra Institute Chhatra. Today I got a golden opportunity to discussing about our first chapter, solid state. So let us start. We know that matter is classified by two types: physical classification of matter and chemical classification of matter. In physical classification of matter, it is also be classified into 3 types: solid, liquid and gas. So now we only discussing about solid. At first, what is solid? Those substance in which definite volume and definite shape is called solid, such as ice, copper, iron, sugar, salt, etc. Solid state. A substance is said to be solid state if under normal pressure its melting and boiling point above the room temperature, such as copper, iron, sugar, salt, etc. तो सॉलिड और सॉलिड स्टेट के बारे में आपने सुना। बहुत लोग समझते नहीं कि सॉलिड और सॉलिड स्टेट में अंतर भी है क्या। तो निश्चित तौर पे अंतर है। सॉलिड जिसका आयतन आकार निश्चित होता है वो सॉलिड होता है। सॉलिड स्टेट में भी आयतन आकार निश्चित होता है, लेकिन कमरे के ताप पर अपनी अवस्था को जो बनाए रखता है वो सॉलिड स्टेट होता है। आइस जिसके बारे में इसने उदाहरण दिया वो सॉलिड है लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कमरे के ताप पर वो लिक्विड फॉर्म में चला आता है। ये एकदम सिंपल सा एग्जांपल है और इसको हम लोग डेफिनेशन की मदद से समझे आगे। Characteristic of solid state: they are rigid and have definite shapes. They have almost incompressible. They have high density. They have definite shape and size. सॉलिड अब देख रहे हैं डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट शेप, ये रिजिड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये टूट सकता है, लेकिन पूरी तरह से अगर ये आयरन होता और हम इसको फोर्स लगाते तो इसको क्या नहीं कर पाते, दबा नहीं पाते, हाँ या नहीं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे Solid can mainly be classified into 2 types: crystalline solid and amorphous solid. First, crystalline solid. These are the solid in which constituent particles are regularly orderly arrangement throughout and it can repeat it in definite pattern, such as sodium chloride, sulfur, sugar, etc. Second, amorphous solid. These are the solid in which the constituent particle do not possess regular arrangement throughout. Therefore,
amorphous solid are irregular shape, such as rubber, glass, cellulose, starch, etc. वेरी गुड। तो अभी अभी आपने सुना जो रेगुलर अरेंजमेंट में होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इरेगुलर अरेंजमेंट में होता है वो एमोर्फस सॉलिड होता है। 2023 में 12th क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि 4 ऑप्शन दिया था कि इनमें से कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है या एमोर्फस है, जिसमें ऑप्शन था आपका डायमंड, ग्रेफाइट, ग्लास और एक ऑप्शन था। तो बहुत लोगों ने इसको ग्रेफाइट में टिक लगाया, जबकि इसका आंसर क्या है? ग्लास। क्या है? ग्लास। ये भी कमरे के ताप पर क्या करता है? फ्लो करते रहता है। ठीक है, बहुत लोग ग्लास सॉलिड समझते हैं, लेकिन ये सुपर कूल्ड लिक्विड है जिसको पोसिडो भी बोलते हैं। और देखा गया है प्रयोग में कि जो आप खिड़की में ग्लास लगाते हैं 50 साल या 100 साल के बाद सेम मोटाई का अगर आप ग्लास लगाते हैं तो वो ऊपर पतला और नीचे मोटा हो जाता है। इसका मतलब ग्लास फ्लो करता है और ये इरेगुलर अरेंजमेंट का होता है। कंटिन्यू। Difference between crystalline solid and amorphous solid. First, arrangement. They have regular and definite arrangement. The amorphous solid have do not regular arrangement. Second, shape. They have definite characteristic shape, and amorphous solid have do not irregular shape. Nature. They are true solid, and amorphous solid are super cool liquid or pseudo solid. Order. Crystalline solid are long range order and amorphous solid are short range order. Physical properties. Crystalline solid are anisotropic in nature, therefore their physical properties are different in different direction, and amorphous solid are isotropic in nature, therefore their physical properties are same in all direction. Melting point. Crystalline solid have sharp melting point and amorphous solid have they have melt over a certain range of temperature. Cleavage property. They undergo a clean cleavage when cut, and amorphous solid have irregular cleavage when cut. Rigidity. Crystalline solid are rigid, but amorphous solid are not rigid. Crystalline solid are also be classified into 4 types: ionic solid, molecular solid, covalent solid, and metallic solid. At first, ionic solid. Ionic solid are composed of cations and anions held together by electrostatic force. Characteristic of ionic solid. First, ionic solid are hard and brittle in nature. Second, they have high melting and boiling point. Molecular solid. In the molecular solid, the constituent particles are molecules. Also atom, depending upon the nature of this. Molecular solid are also be classified into 3 types: non-polar molecular solid, polar molecular solid, and hydrogen bonded molecular solid. Non-polar molecular solid. In this solid, the atoms or molecules are held together by weak dispersion or London force. Characteristic of non-polar molecular solid. They are non-conducting in nature, and they have they have low melting and boiling point. Polar molecular solid. These are the solid in which constituent particles are polar molecules. Characteristic of polar molecular solid. They are soft due to weak intermolecular force. Second, their melting and boiling point are completely higher as compared to non-polar molecular solid. Third, hydrogen bonded molecular solid. The molecules of these solid contain polar covalent bond between fluorine and hydrogen, oxygen or nitrogen atoms. Characteristic of hydrogen bonded solids are they have also non-conducting in nature, and their melting and boiling point are completely higher as compared to other 2 solids. एक मिनट, अभी अभी आपने सुना कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर जो कंपाउंड बनाता है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होता है। इससे भी एक क्वेश्चन 2023 में पूछा था। वो क्वेश्चन था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में बात करें तो 11th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन, डाउन टू अप, लेफ्ट टू राइट में
जो एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। लेकिन आपको जानना चाहिए कि ग्रुप 18 है ऐसा, ऊपर से नीचे से ऊपर और बायां से दायां जाएंगे तो ग्रुप 18 होगा। कौन होगा? ग्रुप 18। और ग्रुप 18 इनर्ट है, तो इनर्ट के जस्ट बगल में जो एलिमेंट होगा ग्रुप 17 का सबसे लास्ट मेंबर जो है सो फर्स्ट मेंबर है एफ, और वही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और एक मिनट सिर्फ हम आपको बता दें, जो देख रहे हैं कि हमने दी सॉलिड स्टेट को 4 भाग में बांटा है और चारों को टेबल के रूप में हम अरेंज कर दिए हैं ताकि विद्यार्थियों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। मैटर, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। इधर हम लोगों को 11th में पढ़ना था, लिक्विड और गैस को भी 11th में पढ़े थे। दी सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट में हमने वहाँ डिवाइड किया है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। और अभी अभी आपने सुना कि क्रिस्टलाइन को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा। हम लोगों मतलब साइंटिस्ट ने, जो था आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट और मेटालिक। मॉलिक्यूलर को भी 3 भाग में बांटा गया, जिसको अभी अभी आपने सुना क्रिस्टेस्टिक्स के साथ, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब एक चार्ट कंप्लीट होता है और अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। ठीक है, तो सुनते हैं और देखते हैं एक विद्यार्थी होकर इनको पूरा लेसन कैसे याद है। आप अगर 12th पढ़े हैं, सॉलिड स्टेट पढ़े हैं, तो आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है कि आपकी तैयारी कितनी। चलते हैं, कंटिन्यू सर कोवेलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। अच्छा, कोवेलेंट मेटालिक, चलिए बोल दीजिए। कोवेलेंट सॉलिड, these are the solid in which constituent particles are atom which belongs to non-metal. These are linked by covalent bonds. Characteristic of covalent solid: first, covalent solid are hard and brittle in nature. Second, they have high melting and boiling point. And third, they are conductor of molten state and non-conductor of solid state. And last, metallic solid. These are the solid in which constituent particles are atoms which belongs to same element. These are linked by metallic solid. Characteristic of metallic solid are: first, they conduct electricity due to movement of electrons. Second, they have high melting and boiling point. And third, they are malleable and ductile. Fourth, they have generally luster, shining luster. Crystal lattice. The constituent particles have regular orderly arrangement throughout, and it get repeated again and again, resulting in definite pattern. Crystal lattice may be 2 types. First, 2-dimensional crystal lattice, and second, 3-dimensional crystal lattice. Unit cell. The unit cell is the smallest repeating unit of crystal lattice. It's called unit cell. It is also be classified into 2 types: primitive unit cell and non-primitive unit cell. First, primitive unit cell. प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं? जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और नॉन प्रिमिटिव जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ कॉर्नर के अलावा बीच में भी कहीं हो, उसी के आधार पर इसको डिवाइड भी किया गया। चलिए आगे कंटिन्यू। Primitive unit cell. In primitive unit cell, particular point are only present at corners. It have 7 types: cubic, tetragonal, hexagonal, rhombohedral, orthorhombic, monoclinic and triclinic. Second, non-primitive unit cell. In non-primitive unit cell, the particle or point are located at corner as well as some other positions. It can also be classified into 3 types: first, face centered; second, body centered; and third, interface centered. First, face centered. Particle or point are located at corner as well as center of each faces. Second, body centered. Particle or point are located at corners as well as center within the body. Third, interface centered. Particle or point are located at corners as well as center of 2 opposite faces. Number of atom present in cubic. First, simple cubic cell. The number of atom present in this unit cell is equal to
8 corner atom into 1/8 atom per unit cell is equal to 8 into 1/8 is equal to 1. Therefore, the total number of atom present in this unit cell is equal to 1. Second, body centered. The number of atom present in this unit cell is equal to 8 corner atom into 1/8 atom per unit cell is equal to 8 into 1/8 is equal to 1, and the number of atom present in the center of the body is equal to 1. Therefore, the total number of atom present in this unit cell is equal to 1 plus 1 is equal to 2. Third, face centered unit cell. Third face centered unit cell. The number of atom present in this unit cell is equal to 8 corner atom into 1/8 atom per unit cell plus 6 atom at faces into 1/2 atom per unit cell is equal to 8 into 1/8 plus 6 into 1/2 is equal to 1 plus 3 is equal to 4. तो आपने सुना, और यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आपके लिए, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एससीसी कितना होता है? कितना? 1. क्यों? प्रयोग करके हम लोग देखे हैं इसका. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप जरूर देख लें कि 1 कैसे हम लोगों ने प्रयोग करके इसको दिखाया है. बीसीसी में 2. क्यों? बॉडी में 1 और 8 कॉर्नर पे 1/8 इंटू 8 यानी 1 प्लस 1 2. और फेस सेंटर में 4 कैसे? एक क्यूब में 6 फेस होते हैं. क्या? 6 फेस. और 6 फेस में आधा आधा होगा तो कितना हो जाएगा? 3. हाँ या नहीं? और 8 कॉर्नर पे 1/8. तो वही बात श्रित ने बताया कि एफसीसी में कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एफसीसी इज 4. क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए. क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के पहले था पैकिंग इफिशियंसी. इसके बाद है सर. अच्छा चलिए, पैकिंग इफिशियंसी इसके बाद ही ले लेते हैं. In solid, the constituent particle are arranged in following ways. First, closed packed in one dimension. In this arrangement, each sphere is in contact of 2 of its neighbors and arranged in only one row and column, and its coordination number is 2. Second, closed packed in 2 dimension. In this arrangement, each sphere is in contact with 4 of its neighbor and its coordination number is 4, and it is also classified into 2 types, A type and AB type. Third, closed packed in 3 dimension. The real structure are 3-dimensional structure. They can obtain by placing 2-dimensional over one over the another. Packing efficiency. The percentage of total space occupied by constituent particles are called packing efficiency. Packing efficiency is equal to volume occupied by atom by volume of unit cell into 100%. Packing efficiency of SCC is equal to 52% approx. Volume packing efficiency of FCC is equal to 74%, and at last पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी इज इक्वल टू 68%. तो अभी आप सुने पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में. यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बनता है. और पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी अभी हम बताए कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, आप जरूर देख लेंगे उसको. जो पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर एक क्यूब है और एक क्यूब को बनाने में एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं और प्रत्येक कॉर्नर्स पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का 1/8 हिस्सा इसके कॉर्नर में लगता है. क्लियर है? और 1/8 को 8 जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे. 1/8 इंटू 8 बराबर 1. ठीक है, तो ये 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होने के बाद भी ये कितना स्पेस लेता है, कितना स्पेस घेरता है, उसी के लिए हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ा. और पैकिंग एफिशिएंसी में हम लोगों ने देखा कि सिंपल यूनिट सेल किसमें सिंपल यूनिट सेल में टोटल परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है? 52%. कितना होता है? 52%. कितना होता है? 52%. एफसीसी में कितना होता है? 74%.
74%। और बीसीसी में कितना होता है? 68%। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। imperfection of solid, irregularity in constituent particles, irregularity in arrangement of constituent particle in solid are called imperfection of solid. It is also be classified into two types: point defect and line defect. Point defect: irregularity in arrangement of atoms of iron in solid are called point defect. It can also be classified into three types: stoichiometry defect, impurity defect, or non-stoichiometry defect. Stoichiometry defect. Stoichiometry defect. These are the point defect that do not disturb stoichiometry of the solid. These are also be classified into four types: vacancy defect, interstitial defect, Schottky defect, and Frankel defect. First, vacancy defect. In vacancy defect, some of lattice site are vacant. Second, interstitial defect. In interstitial defect, some of constituent particles occupy an interstitial site. Third, Schottky defect. This defect was discovered by German scientist Schottky in 1930. It states that the atoms or ions are missing from their normal lattice site. Therefore, the equal number of anion or cation are missing from their normal lattice site. Fourth, Frankel defect. Defect was discovered by Russian scientist Frankel in 1926. It states that the missing number of atoms of iron in normal position. बस यहीं तक तो है। तो हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में 4 टेबल को देखा, और 4 टेबल जो विद्यार्थी कंप्लीट कर लेगा सॉलिड स्टेट कंप्लीट होगा। वो टेबल आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले आप मैटर को क्लासिफाई करेंगे, जैसा कि अभी आपने सुना। मैटर की क्लासिफाई के बाद हम लोग यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे और उसका पूरा क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैसे सॉलिड पैक्ड होता है, कैसे वो पैक्ड सॉलिड कहते हैं लेकिन वो सॉलिड नहीं होता है। और उसके बाद ये इम्परफेक्शन इन सॉलिड और इम्परफेक्शन इन सॉलिड को भी हम लोगों ने क्लासिफाई किया है, और इस टेबल की मदद से आप देख सकते हैं। और इस प्रकार यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सॉलिड स्टेट कंप्लीट होता है। क्लियर? तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पहला लेसन कंप्लीट करने पर श्रित को ये पुरस्कार के रूप में देते हैं हम। बैठ जाइए, नहीं दिखेगा। चलिए, ये पुरस्कार के रूप में देते हैं। और हम बाकी विद्यार्थियों से भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी बढ़िया प्रयास किया, और हम उम्मीद करते हैं कि जो चतरा में बच्चे देख रहे हैं, चतरा के बाहर बच्चे देख रहे हैं, 18 से 19 दिनों में ये एक लेसन कंप्लीट होना और इसके साथ आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस पे होना। बीच में आप देखें कि हम एक टॉपिक पे टेस्ट लेना चाहे कि ये टॉपिक इसके बाद है, तो इसने स्पष्ट कहा कि नहीं सर, ये इम्परफेक्शन इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बाद ये टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा। तो इस सिलसिलेवार ढंग से मेहनत करना और आगे बढ़ना ये विद्यार्थियों का लक्षण होना चाहिए, और इसी तरह से अगर मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।